हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ विटनेसेस, इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें आते हैं सेक्शन नंबर 118 से लेकर के सेक्शन नंबर 134, और आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 118 से लेकर के सेक्शन नंबर 123 के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मे नॉट टेस्टिफाई। तो कौन कौन नहीं टेस्टिफाई कर सकता है? तो एन एकम्प्लिस जो है वो टेस्टिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एकम्प्लिस जो है वो टेस्टिफाई कर सकता है। चाइल्ड टेस्टिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बच्चा भी टेस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि उसको अगर उसको चीजें समझ में आती हैं। तो डम पर्सन भी टेस्टिफाई कर सकता है, किसमें? 119 में। ठीक है। अ ल्यूनेटिक हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। सी, इसमें जो 118 में एक जो मेन चीज दी गई है वो है कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए उस क्वेश्चन को, ताकि वो अपना रैशनल आंसर दे सके। इसलिए इसका आंसर है डी। ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 118 हु अमंग्स द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट विटनेस? चाइल्ड, अक्यूज, ल्यूनेटिक या ऑल ऑफ द अबव? इसमें से कौन कौन से हैं जो कॉम्पिटेंट विटनेस है? तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्ड भी है, अक्यूज भी है, ल्यूनेटिक जिसको समझ में आता है। ठीक है, ये सारे जो है कॉम्पिटेंट विटनेसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अ चाइल्ड, एन इडियट पर्सन, अ ल्यूनेटिक या फिर है अ डर्म पर्सन। इसमें से कौन सा है जो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अ चाइल्ड एक बच्चा, उसकी एज भले ही कम है पर उसको समझ में आ सकता है, तो ये है। इडियट पर्सन ये मेंशन नहीं है कहीं। ल्यूनेटिक, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है अगर उसको चीजें समझ में आ रही है। डम पर्सन वो 119 में मेंशन है। तो कौन है इसमें? इसका आंसर है बी, एन इडियट पर्सन। ठीक है, इडियट पर्सन जो है वो क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट द प्रोविजंस एज टू हु कुड बी अ विटनेस में फाउंड? ठीक है, प्रोविजंस एज टू विटनेस कौन से सेक्शन में मिलेंगे? सेक्शन नंबर 118 में। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम बिकॉज ऑफ टेंडर ईयर्स, बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर एज के हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़े हैं, मेंटल डिसीज है, कुछ मेंटली बीमारी है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही जनरल एमसीक्यू है ये, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? इनमें से कौन जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए? फर्स्ट है, पर्सन्स केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम बाय द कोर्ट। कोई क्वेश्चन पुट किया गया है किस पे? कोर्ट के द्वारा। अनचेस्ट वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट है, विटनेस अनेबल टू स्पीक, विटनेस जो बोल नहीं सकता। या डी है, इडियट, एन इडियट पर्सन। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इडियट पर्सन ऑब्वियसली नहीं दे सकता, ही कैन नॉट टेस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस इन राइटिंग और बाय साइंस in the open court, evidence so given shall be deemed to be inadmissible. hearsay evidence, documentary evidence या फिर oral evidence। तो इसको सेक्शन नंबर 119 के अंडर इसको एज एन ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू एड्यूस एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्यूस्ड टू एड्यूस एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? कौन एड्यूस कर सकता है? डम विटनेस कर सकता है या डेफ विटनेस कर सकता है? इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि हाँ, डम विटनेस भी कर सकता है, डम विटनेस भी कर सकता है और डेफ विटनेस भी कर सकता है। डेफ एंड डम ये आता है किसमें? 119 में। आगे मोस्टली आएंगे तो 119 में आएंगे। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम विटनेस में गिव हिज एविडेंस बाय राइटिंग साइंस इन ओपन कोर्ट, सच एविडेंस शैल बी डीम टू बी रिटन एविडेंस, ओरल एविडेंस। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ओरल एविडेंस है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डम विटनेस? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डम विटनेस से रिलेटेड? स्टेटमेंट 1 है, अ डम विटनेस में गिव हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, अ डम विटनेस में गिव हिज एविडेंस बाय साइंस इन ओपन कोर्ट, एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट्री, डम विटनेस मे गिव एविडेंस इन एनी मैनर विच कैन मेक इट इंटेलिजिबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो अगर कभी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आ जाए तो उसको क्रॉस कर दे, उसको मतलब अंडरलाइन कर देना।
तो इसमें ये बाकी 3 तो सही है। हाँ ठीक है। मे गिव इज एविडेंस बाय राइटिंग, राइटिंग से दे सकता है। अ डम विटनेस मे गिव इज एविडेंस बाय साइंस, ठीक है। एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऐसा नहीं है, ओरल एविडेंस होगा। अ डम विटनेस मे गिव इज एविडेंस इन एनी मैनर विच कैन मेक इट इंटेलिजिबल, यस। तो इसका आंसर है सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी, कौन सा एविडेंस होगा वो जो एविडेंस दिया जाएगा? प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस? ये ऑब्वियसली ओरल एविडेंस होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस बाय अ डम विटनेस इन साइन लैंग्वेज मस्ट बी गिवन इन ओपन कोर्ट, इन चेम्बर्स ऑफ द जज, एट द रेसिडेंस ऑफ द विटनेस, या फिर इन ओपन कोर्ट एंड वीडियोग्राफ्ड। इसमें क्या है ओपन, अब देखो ये जो वीडियोग्राफ्ट वाला पॉइंट है इसका आंसर देखो डी है, बट एक और चीज़ देखना, ओपन कोर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वीडियोग्राफ्ट उसकी वीडियोग्राफी जो है वो ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सॉरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस ऑफ अ डम विटनेस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 119। काफ़ी टाइम से मैं यही बताती हुई आ रही हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डम विटनेस, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग डम विटनेस, ठीक है। तो इसका भी वही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन वही हैं विच कैन, पहला तो ये है डम विटनेस में गिव एविडेंस इन एनी मैनर विच कैन मेक इट इंटेलिजिबल, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट को एक तो आप मार्क कर दोगे, ठीक है, अलग से। फिर इसके बाद क्या है, डम विटनेस में गिव इज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, राइटिंग से भी दे सकता है ओपन कोर्ट पे, ठीक है। डम विटनेस में गिव इज एविडेंस बाय साइंस इन ओपन कोर्ट, ये भी सही है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर ये होगा। एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस विल बी रिगार्डेड एज, डम विटनेस के द्वारा जो गिवा हुआ एविडेंस है वो क्या है? ओरल एविडेंस है। रिपीट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? चाइल्ड विटनेस, डम विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हम लोग ने ये पढ़ा था सेक्शन नंबर 119, इसमें क्या आता है? डम विटनेस आता है। एक बार फिर से कर लेते हैं। चाइल्ड विटनेस, टेंडर एज वाला जो था ना वो चाइल्ड विटनेस था। डम विटनेस 119, ये रॉन्ग है। हॉस्टाइल विटनेस 154 में आता है हॉस्टाइल विटनेस, जो हॉस्टाइल हो जाता है। ये हम चैप्टर 10 में पढ़ा है, ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो क्या होगा? हॉस्टाइल विटनेस। देन है एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस 45 में है, सेक्शन नंबर 45, ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एज पर सेक्शन नंबर 120 ऑफ द एविडेंस एक्ट which of the following has been stipulated, that wife of a party is not a competent witness in a civil proceeding, husband of a party is not a competent witness in a civil proceeding, wife of an accused is not a competent witness in a criminal proceeding, or none of the above. अब इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे समझते हैं। एज पर सेक्शन 120 किस चीज़ से रिलेटेड है? हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टिपुलेटेड, इसमें से क्या स्टिपुलेट किया गया है? हालांकि इसका आंसर जो है वो है नन ऑफ द अबव, पर एक बार हम लोग इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ अ पार्टी इज नॉट वाइफ ऑफ अ पार्टी इज कॉम्पिटेंट विटनेस सिविल प्रोसीडिंग में, हस्बैंड ऑफ अ पार्टी इज कॉम्पिटेंट विटनेस सिविल प्रोसीडिंग में, वाइफ ऑफ एन अक्यूज्ड इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये भी है, ये है कि वाइफ ऑफ एन अक्यूज्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो इसमें जो है ना नॉट, ये सारे नॉट्स हटा दो तो आ जाएगा इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एविडेंस गिवन बाय हस्बैंड अगेंस्ट वाइफ एंड वाइस वर्सा अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या है इसका ऑप्शन है? बोथ कैन नॉट एड्यूस एविडेंस, both are considered one identity in law, therefore one cannot adduce evidence against the other. Evidence can be adduced only in criminal proceedings by both, criminal proceedings में ये दोनों evidence दे सकते हैं. Evidence can be adduced by both in civil and criminal proceedings. तो ये इसका सही ऑप्शन है जो हम लोग ने नीचे भी करा था कि हाँ एविडेंस जो है दोनों लोग देंगे, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए दिया जा सकता है, दोनों के द्वारा, ठीक है।
देन नेक्स्ट सेक्शन है विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट रिमूव्स द बार ऑफ डॉक्ट्रिन दैट हस्बैंड एंड वाइफ वर वन पर्सन इन लॉ। इसका आंसर भी 120 में आता है। 120 ये हम लोग ने किया था, सेक्शन नंबर 120। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इसे जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन है ए इज एक्यूज बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर while on his trial before B, a sessions judge. Can B be examined as a witness under the above situation as to what has occurred in his presence? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मे बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड, कैन नॉट बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड, कैन बी एग्जामिन बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, एंड डी है कैन बी एग्जामिन ओनली इफ द सेशंस जज कंसेंट्स। तो ये किस चीज के अंडर आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 121 के अंडर, कि जज के प्रेजेंस में अगर कुछ होगा तो वो उसके बारे में एविडेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ऑब्वियसली इसमें जज के प्रेजेंस में हुआ है तो वो उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिविलेज अंडर सेक्शन 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर, मे और मे नॉट बी अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर, अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर और नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर भी एविडेंस का एम्बिट बढ़ाने के लिए अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ अ रेप केस a person present in the court causes a knife injury to another person before the court. The judge before whom the incident took place may not be called in evidence. एक सेकेंड रुको। May be called in evidence only under special order of a higher court. May be examined as a witness. May be called in evidence only if the trial of that incident is going on before a higher court. क्या during the course of the trial? course of the trial आ गया, यानी कि सेक्शन नंबर 121 आ गया। of a rape, a person present in the court causes a knife injury to another person. अब प्रेजेंस में हो रहा है। प्रेजेंस का है प्रेजेंट इन कोर्ट है तो क्या हो जाएगा मे बी एग्जामाइंड एज अ विटनेस। द जज जो है मे बी एग्जामाइंड एज अ विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है A is accused before a court of sessions of attempting to murder a police officer while on his trial before B, a sessions judge. Can B be examined as a witness under the above situation as to what has occurred in his presence? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा कि मे बी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट अकर्ड। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट अ जज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट, उनके खुद के कंडक्ट के लिए। सेक्शन नंबर 120 हमने कर लिया, सेक्शन नंबर 121 है इसका आंसर, ठीक है, सेक्शन नंबर 121। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Section 121 of Indian Evidence Act provides for privileges in respect of which of the following? Husband, wife, judge and magistrate. तो इसका जो आंसर है यही है, judge and magistrate. Next question है a document containing a communication from a husband to his wife in the hands of a third person is. क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कम्युनिकेशन है किसका? हस्बैंड का और वाइफ का इन द हैंड्स ऑफ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे इंसान के पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो वो क्या है? वो एडमिसिबल होगी कि नहीं एडमिसिबल होगी? वो एडमिसिबल होगी, वो क्लियरली एडमिसिबल होगी इन एविडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कम्युनिकेशन मेड टू स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 में क्या है? कम्युनिकेशन जो टेलीफोन से हमने रिप्रेजेंट किया था अपने एमसीक्यूज में, उसमें क्या है? ऑप्शन 1 है रिमेन्स प्रिविलेज कम्युनिकेशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिवोर्स और डेथ। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है डज नॉट रिमेन प्रिविलेज, ये तो रॉन्ग है। डज नॉट रिमेन प्रिविलेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिवोर्स बट रिमेन्स प्रिविलेज इवन आफ्टर डेथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमेन्स प्रिविलेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिवोर्स बट नॉट सो फार आफ्टर डेथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमेन्स प्रिविलेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिवोर्स और डेथ, कुछ भी हो जाए वो प्रिविलेज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज इज अवेलेबल टू किसको अवेलेबल है? ये प्रोफेशनल्स को, मजिस्ट्रेट को, वाइफ एंड हस्बैंड या जजेस को। तो ये वाइफ एंड हस्बैंड से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 120 और 122 वाइफ और हस्बैंड से रिलेटेड है, 121 जो है वो जज से रिलेटेड है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्बैंड एंड वाइफ
आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस अगेंस्ट ईच अदर इन मैट्रिमोनियल केसेस. नेक्स्ट है आर नॉट कॉम्पिटेंट विटनेसेस अगेंस्ट ईच अदर एज दे आर वन पर्सन इन लॉ. नेक्स्ट है आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल केसेस ओनली. एंड लास्ट है आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. अब ऑब्वियसली इसका आंसर ये है, हमने ये लाइन जो है एक बार पढ़ ली, तो अब सिविल के एम्बिट में कितने भी केसेस आ जाएं या क्रिमिनल के एम्बिट में कितने भी केसेस आ जाएं वो सब इसी में कवर होंगे. क्या है? कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि हस्बैंड है अगेंस्ट वाइफ इन सिविल प्लस क्रिमिनल. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी फैक्ट. तो 3, 2, 4 क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक इंसान ही काफ़ी है. बिकॉज सिंपली इसमें लिखा है नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे बिलीव किया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 23 ऑफ द एविडेंस एक्ट. सेक्शन नंबर 23 के लिए कौन सा इनमें से एक्सेप्शन है? तो इसका एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 126. तो सेक्शन नंबर 23 जो है वो है इस चीज़ के बारे में बात करता है, एडमिशंस इन सिविल केसेस के बारे में बात करता है. और सेक्शन नंबर 126 जो है वो बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड. तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी है, कोई भी कम्युनिकेशन किया गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसे, तो वो एग्जेम्प्टेड होगी एज एन एविडेंस. सेक्शन नंबर 23 का एक एक्सेप्शन है वो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी वर मैरिड ड्यूरिंग मैरिज. A committed forgery and communicated it to B, his wife. After some time, divorce took place between A and B married C. In a charge against this forgery, prosecution wants to produce B as a witness against A. Can they do so? क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? तो इसके हम लोग पहले ये पढ़ेंगे. They can do so as B is now married to C. I don't think so. They can do so as forgery is an offense against public policy. ऐसा भी नहीं है. They cannot do so as B is bound not to be witness against A under privileged communication. ठीक है, communication ये privileged communication के अंडर आ जाएगा. And they cannot do so as B has now nothing in common with A and is a third party. Then next section is the privilege to withhold the documents information under the administrative law is enacted in which of the following sections of the Evidence Act. दिस इज सेक्शन नंबर 123. किस चीज़ के? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिविलेज टू विद होल्ड डॉक्यूमेंट्स अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो है ना, वो सेक्शन नंबर 123 है. नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विद एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. ये भी सेक्शन नंबर 123 है. इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 118 से लेकर के 123 खत्म होता है. इसके लेक्चर आपको देखने हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और उसके डिस्क्रिप्शन पे इसके लिंक मेंशन कर दूंगी. थैंक यू.